नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम फर्स्ट चैनल पर। साथियों, आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल के लिए पहला प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो जो भी साथी पहली बार एग्जाम फर्स्ट चैनल से जुड़ रहे हैं, उन सभी साथियों से आग्रह है कि वह जो है एग्जाम फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के बीच में भी इस चैनल को शेयर करें। तो साथियों, सर्वप्रथम हम लोग माँ सरस्वती को प्रणाम करेंगे और आज यानी कि सोमवार से 5 जनवरी से हम लोग जो है वो लेखपाल के लिए जो है पूरा 100% अपना देंगे और 100% अपनी कोशिश करेंगे और माँ सरस्वती से यह विनती करें कि सभी लोगों को लेखपाल में वह सफलता जरूर दें। तो साथियों, सफलता तभी मिलेगी जब हम उसके लिए लगातार दिन रात एक करेंगे और उसके लिए कोशिश जो है वह अपनी जारी रखेंगे। तो साथियों, अभी समय बहुत कम है क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी ने पिछली सारी जो पेंडिंग वैकेंसियां थी उनको क्लियर कर लिया है। तो अब यह आपको अपने दिमाग में नहीं रखना है कि लेट लतीफ़ी होगी, क्योंकि जैसे ही फॉर्म भर दिए जाएंगे तो जो आयोग है वह बहुत जल्दी एग्जाम और सारी प्रक्रियाओं को करेगा, क्योंकि अब पिछला कोई भी भर्ती इस तरह से नहीं है जो बाधा बनेगी। तो आइए साथियों, शुरुआत करेंगे माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए। शुरुआत करेंगे आज से हम लोग अपने पहले प्रैक्टिस सेट की सभी 100 प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे। और साथियों, इस प्रैक्टिस सेट की खास बात यह रहेगी कि यहाँ पर जो मैथ के डीआई के 10 प्रश्न हैं उनको भी मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करवाऊंगा। तो आप सभी साथी जो है कि मेरा साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे, एग्जाम फर्स्ट चैनल को अपना परिवार समझेंगे और मुझे अपना दोस्त समझेंगे। तो आइए साथियों, शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे कि छठी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की के लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को कहा था। तो यह बताना है कि तुर्की के लोगों ने क्या कहा था जो सिंधु के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा थी उसको। तो यहाँ पर आप जो है प्रश्न का उत्तर आप भी देते चलेंगे और मैं भी आपको लास्ट में बताऊंगा कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो दोस्तों सही उत्तर होगा वह जो है विकल्प बी यानी कि हिंदवी उसको कहते थे। 5वीं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को हिंदवी कहा था। ठीक है। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्रों को संदर्भित करने के लिए फारसी शब्द हिंदू का प्रयोग किया गया था। तो यह प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदू जो है कैसा शब्द है। तो वह जो है फारसी शब्द है और तुर्कों ने सिंधु के पूर्व के लोगों को हिंदू और उनकी भूमि को हिंदुस्तान और उनकी भाषा को हिंदवी कहा था। अब दोस्तों हम प्रश्न नंबर 2 देखेंगे कि निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था। यह आपको बताना है। मोहम्मद गजनी, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी और आराम शाह। तो आप बताएंगे कि दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था। तो जो दिल्ली का पहला सुल्तान था वह जो है कुतुबुद्दीन ऐबक था। आइए इसकी कहानी जान लेते हैं कि दिल्ली का पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक था। मोहम्मद गोरी का यह गुलाम था और 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। ऐबक का साम्राज्य पूरे उत्तर भारत में फैला था और उसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया और कुतुब मीनार की नींव जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही डाली गई थी। तीसरा प्रश्न देखेंगे कि डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में ले लिया, यानी कि किसके माध्यम से डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में ले लिया था। तो सहायक गठबंधन की नीति के माध्यम से, युद्ध छेड़कर, राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से, हड़प नीति के माध्यम से और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प सी यानी कि राज्य में अव्यवस्था का जो आरोप लगाकर डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। लाल डलहौजी जिस कार्य के लिए चर्चित रहा वह उसकी हड़प नीति थी। तो हड़प नीति किससे संबंधित है, वह जो है लाल डलहौजी से संबंधित है। और वर्ष 1856 ईस्वी में अवध का विलय जेम्स आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर कर लिया और उस वक्त अवध के नवाब जो है वह वाजिद अली शाह थे और डलहौजी ने वर्ष 1849 में पंजाब का विलय किया। तो जेम्स आउट्रम से भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो अवध में कुशासन का आरोप है तो उसकी रिपोर्ट कौन भेजा था जो है डलहौजी को। तो वह जो है जेम्स आउट्रम ने रिपोर्ट भेजा था डलहौजी को कि अवध के राज्य में अव्यवस्था है, यहाँ पर चीजें सही से नहीं चल रही है। तो इसलिए डलहौजी ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया।
अगला प्रश्न देखेंगे कि 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में किस स्थान पर फांसी दे दी थी? झांसी में, शिवपुरी में, कानपुर में और सागर में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि शिवपुरी में अंग्रेजों ने 1859 में तात्या टोपे को फांसी दे दी थी। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी? तो महात्मा गांधी, आप जानते हैं कि महात्मा गांधी जी कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर आपको और लेखपाल के आपको सिलेबस में भी जो हिस्ट्री है उसमें विशेषकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जो है चिन्हित किया गया है। तो आप जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्नों को जो है कंठस्थ कर लेंगे। तो आइए इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से मैं आपको पूरा कोशिश करूंगा कि ऐसे प्रश्न ही आपको करवाए जाएं जो सीधे आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। तो साथियों, आपका भरोसा, आपका विश्वास एग्जाम फर्स्ट चैनल पर बना रहना चाहिए। बाकी एग्जाम फर्स्ट चैनल की तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी कि आपकी तैयारी जो है औरों से अच्छी और उम्दा हो सके। तो इस प्रश्न का आप भी उत्तर देंगे। तो प्रश्न नंबर 5 का जो सही उत्तर होगा साथियों वह विकल्प सी यानी कि 1924 के बेलगांव एकमात्र अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अवकाश प्राप्त अधिकारी यानी कि ए.ओ. ह्यूम यानी कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को की थी। भारत के सबसे बड़े राजनीतिक दलों में से एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा समय समय पर अधिवेशन आयोजित किए गए। कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है वह वर्ष 1885 में मुंबई यानी कि बंबई में आयोजित किया गया था और जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बैनर्जी ने की थी। और वर्ष 1924 ईस्वी में बेलगांव जो कर्नाटक है, कांग्रेस का 39वां अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने पहली एवं अंतिम बार जो है वह अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो बेलगांव कहाँ है? यह कर्नाटक में है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे कि प्रश्न नंबर 6 कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? तो इस प्रश्न का आप उत्तर देंगे। आप जो है एक बार प्रश्न को सुनिए और अपने दिमाग में इस प्रश्न को डालिए और इसका उत्तर आप बताइए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प बी यानी कि जवाहरलाल नेहरू। कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का जो नेतृत्व है वह जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अंतरिम सरकार में जवाहरलाल नेहरू के पास प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष के पद के साथ साथ राष्ट्रमंडल संबंध एवं विदेशी मामलों का विषय भी था। और सरदार पटेल गृह, सूचना एवं प्रसारण विभाग के मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि विभाग के मंत्री तथा राजगोपालाचारी जो है शिक्षा विभाग के मंत्री बनाए गए थे। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे कि संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है। क्या घोषित करता है? संघीय राज्य, अर्ध संघीय राज्य, एकात्मक राज्य, संघ राज्य और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प डी यानी कि संघ राज्य जो है वह घोषित करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 यह घोषणा करता है कि भारत राज्यों का संघ है और अनुच्छेद 2 में संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्य या प्रवेश या स्थापना का प्रावधान है। तो साथियों, यहाँ पर इंग्लिश में अगर देखा जाए तो दो वर्ड आते हैं, एक होता है यूनियन और एक होता है फेडरल। तो फेडरल मतलब भी संघीय होता है और यूनियन मतलब भी संघीय होता है। लेकिन यूनियन, भारत के संदर्भ में यूनियन का प्रयोग किया जाता है, जबकि यूएसए के संदर्भ में फेडरल का प्रयोग किया जाता है। तो आप इंग्लिश में भी इस चीज को याद रखेंगे कि भारत जो है यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यानी राज्यों का संघ है, लेकिन यह फेडरल नहीं, यह यूनियन है। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? तो इस प्रश्न का आप उत्तर बताएंगे कि बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, रॉयल कमीशन और सिंघवी समिति। तो इस प्रश्न का आप भी उत्तर जो है बताएंगे, कमेंट बॉक्स में आप भी प्रश्न का उत्तर करेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो विकल्पी यानी कि बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार रखा गया था। भारत में प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को पंचायती दिवस राज दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ था और बलवंत राय मेहता समिति 1957 की संस्तुति पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी और अशोक मेहता समिति 1977 ने द्विस्तरीय पंचायती राज की संस्तुति की थी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार बलवंत राय मेहता कमेटी द्वारा 1957 में दिया गया था और 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं।
साथियों, प्रश्न के अलावा जो मैं फैक्ट्स आपको बता रहा हूँ वह जो है आप नोट करते हुए चलेंगे, जिससे आपको एग्जाम हॉल में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी लास्ट टाइम में रिवीजन करने पर। अगला प्रश्न देखेंगे कि टूटकर गिरते हुए पिंडों के सिद्धांत की खोज किसने की थी? आर्किमिडीज ने, गैलीलियो ने, डार्विन ने और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। तो इस प्रश्न का आप उत्तर बताएंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प बी यानी कि गैलीलियो ने। टूटकर गिरते पिंडों के सिद्धांत की खोज गैलीलियो ने की थी और इन्होंने बताया कि टूटकर गिरते पिंड की दूरी समय के वर्ग के रूप में बढ़ती है। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे कि ग्रीनलैंड कहाँ स्थित है, यह बताना है। दक्षिणी प्रशांत, हिंद महासागर, कैरिबियन सागर और उत्तरी अटलांटिक में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि उत्तरी अटलांटिक में। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है और यह उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है और ग्रीनलैंड की राजधानी न्यूक है और ग्रीनलैंड का क्षेत्रफल 22 लाख वर्ग किलोमीटर है और जो ग्रीनलैंड है वह डेनमार्क के अधीन है। तो आप जो है प्रश्न के साथ जो एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल रही है आप उसे सुनेंगे, समझेंगे और एक नोट बनाते हुए चलेंगे कि ग्रीनलैंड जो है वह डेनमार्क का हिस्सा है यानी डेनमार्क के अधीन है। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे कि अपने ही वातावरण में एक जैव समुदाय जैसे तालाब, महासागर, वन, यहाँ तक कि एक जल जीवशाला भी को क्या कहा जाता है? जीवोम यानी कि बायोम, समुदाय, अजैव वातावरण और पारिस्थितिकी तंत्र। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह आप कमेंट करिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर वह विकल्प डी यानी कि उसे एक पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। अपने वातावरण में एक जैव समुदाय जैसे तालाब, महासागर, वन, यहाँ तक एक जल जीवशाला को भी पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। और पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टांसले द्वारा सन 1935 में किया गया था। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन प्रदूषित जगह में नहीं उगता है? स्यूडोमोनास, शैवाल, लाइकेन, जिम्नोस्पर्म और विकल्पी यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि लाइकेन जो है वह प्रदूषित जगह में नहीं उगता है। अगला प्रश्न देखेंगे, IUCN की रेड लिस्ट को क्या कहा गया है? जीवन का दर्पण, जीवन का थर्मामीटर, धरती का हाइड्रोमीटर और जीवन का बैरोमीटर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि IUCN की रेड लिस्ट को जीवन का बैरोमीटर कहा गया है। IUCN की रेड लिस्ट को जीवन का बैरोमीटर भी कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रजातियों के खतरा, उनकी पारिस्थितिक आवश्यकताओं, उनके निवास स्थान तथा उनके विलुप्त होने के जोखिम को कम करने के लिए संरक्षण के बारे में एक समृद्धि संग्रह होता है IUCN की रेड लिस्ट। निम्नलिखित में से कौन सी एक पौधा घर गैस यानी कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन, ओजोन, CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन और सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड पौधा घर यानी कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस से वातावरण या जलवायु में परिवर्तन और अंततः भूमंडलीय तापन के लिए उत्तरदायी हैं। इनमें सबसे ज्यादा उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जल वाष्प, ओजोन आदि करती हैं और वातावरण में ग्रीन हाउस गैस सूर्य से आने वाली अवरोधक या पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती हैं। तो आप जो है ऐसे प्रश्नों को याद करते चलेंगे, ऐसे प्रश्न जो है वो आपसे परीक्षा हाल में पूछे ही जाते हैं। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? कैमूर, विंध्याचल, सोनाकर और सतपुड़ा। तो आपको बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि सोनाकर। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग की सबसे ऊंची पहाड़ी सोनाकर है और यह पहाड़ी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित है और ध्यातव्य है कि उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची अमसोत है जो सहारनपुर जिले में स्थित है। तो यहाँ पर आप दो प्रश्न आप तैयार कर लेंगे। एक चोटी जो है अमसोत जिसका नाम है, तो वह जो है उत्तर प्रदेश की पूरे होल उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है और यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा गया कि उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग की सबसे ऊंची पहाड़ी, तो वह जो है सोनाकर है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, भीमराव अंबेडकर पक्षी अभ्यारण्य वन्यजीव, हस्तिनापुर, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो आप जो है इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर जो है वह विकल्प डी यानी कि
कान्हा जो राष्ट्रीय उद्यान है वह उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो कान्हा जो राष्ट्रीय उद्यान है वह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित एक बाघ अभ्यारण्य है और इसे 1 जून 1955 ईस्वी को राष्ट्रीय उद्यान तथा वर्ष 1973 में बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है और यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो आप जो है एक प्रश्न और यहाँ पर याद करेंगे कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा उद्यान राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वह जो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। प्रश्न नंबर 17 देख लेंगे कि कौन सा उपकरण डेटा को मानव पठनीय रूप से परिवर्तित करता है। आउटपुट डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी और इनपुट यूनिट। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि आउटपुट डिवाइस जो है वह मानव पठनीय रूप से परिवर्तित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम नहीं है जिसमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सुरक्षा कार्य करता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि वेब ब्राउजर। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे कि वर्षा और मिट्टी के प्रकार के आधार पर उत्तर प्रदेश में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। तो इस प्रश्न का साथियों आप उत्तर दीजिएगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि 9 जो है कृषि जलवायु क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में। तो वर्षा और मिट्टी के प्रकार के आधार पर उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या 9 है। ये क्षेत्र है भाबर एवं तराई का क्षेत्र पहला, दूसरा जो है पश्चिम मैदानी क्षेत्र, तीसरा मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, चौथा जो है दक्षिण पश्चिमी अर्धशुष्क क्षेत्र, पांचवा मध्य मैदान का क्षेत्र, छठवां जो है बुंदेलखंड का क्षेत्र, सातवां जो है उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र, आठवां जो है वह पूर्वी मैदानी क्षेत्र और नौवां जो है वह विंध्य क्षेत्र है। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कि आयुध कारखाना उत्तर प्रदेश में कहाँ अवस्थित है। तो आप जो है इस प्रश्न का उत्तर देंगे कानपुर, लखनऊ, रेनकोट, हजरतपुर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि कानपुर जो है वह आयुध कारखाना यूपी में कानपुर में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री स्थित है। तो साथियों इस प्रश्न का उत्तर आप जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प बी यानी कि गाजीपुर में सरकारी की अफीम की फैक्ट्री, एकमात्र अफीम की फैक्ट्री गाजीपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री स्थित है, जबकि प्रदेश में सर्वाधिक अफीम उत्पादक जिला बाराबंकी है। गाजीपुर गंगा नदी के किनारे व बिहार की सीमा से लगा हुआ है और 1820 ईस्वी में अंग्रेजों ने गाजीपुर में अफीम कारखाने की स्थापना की थी और यहाँ पर एक जिला एक उत्पाद में अधिसूचित उत्पाद जूट वॉल हैंगिंग है और तथा यहीं पर लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र भी है। तो यहाँ पर हमने 2-3 प्रश्नों को याद किया कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत गाजीपुर में जूट वॉल हैंगिंग का निर्माण किया जाता है और जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वह लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर है, तो वह जो है गाजीपुर में स्थित है। ओबरा थर्मल पावर केंद्र निम्न में से किसकी सहायता से स्थापित किया गया है। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि सोवियत रूस की सहायता से ओबरा थर्मल पावर केंद्र स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों कि 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था। कुंवर सिंह, नाना साहेब, खान बहादुर खान, हजरत महल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि खान बहादुर खान जो है वह बरेली यानी कि उत्तर प्रदेश में क्रांति के नेता थे। नाना साहब जो है वह कानपुर से थे, हजरत महल जो थी वह लखनऊ से, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से और मौलवी अहमदुल्ला जो है फैजाबाद से और कुंवर सिंह जो है वह बिहार के आरा से संबंधित थे 1857 की क्रांति में। सभी भारतीय नेताओं में से सबसे खतरनाक निम्न में से किसने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि ह्यूरोज ने कहा था। 1924 में संयुक्त प्रांत यानी कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी। तो इस प्रश्न का उत्तर साथियों आप देंगे कमेंट बॉक्स में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि कानपुर में। वर्ष 1924 में संयुक्त प्रांत यानी कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में संपूर्ण भारत के क्रांतिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया। साथ ही हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी कि HRA नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की गई और जिसके संस्थापक सदस्यों में सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चैटर्जी और चंद्रशेखर आजाद जो है वह सम्मिलित थे। भेड़कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि फर्रुखाबाद में।
किस स्थान पर मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन होता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि गोवर्धन में। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में एक महिला नर्तकी नृत्य करते समय अपने सिर के ऊपर रोशन दीपकों के एक स्तंभ को संतुलित करती है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि चरकुला नृत्य में ऐसा किया जाता है। निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, यह बताना है। तो आप जो है इस प्रश्न का सही उत्तर आप बताएंगे। कर्मा, महोबा, धुरिया, बुंदेलखंड, धीवर, कहार, नटवरी, पूर्वांचल। तो यहाँ पर हमको यह बताना है कि सुमेलित नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि कर्मा, क्योंकि कर्मा जो है दोस्तों वह सोनभद्र का नृत्य है। बाकी धीवर कहार का, धुरिया बुंदेलखंड और नटवरी जो है पूर्वांचल, यह जो है सुमेलित है। प्रश्न नंबर 30 देखेंगे कि प्रसिद्ध सूफी संत के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा शरीफ मेला आयोजित किया जाता है। कहां पर आयोजित किया जाता है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि वारिस अली शाह की उर्स पर यह आयोजन किया जाता है। प्रसिद्ध सूफी संत वारिस अली शाह के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा शरीफ मेला आयोजित किया जाता है और इस मेले को हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है। तो देवा शरीफ का मेला जो है वह बाराबंकी में वारिस अली शाह की उर्स पर मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 31 देखेंगे दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस नृत्य का मूल उत्तर प्रदेश है जो शास्त्रीय नृत्य की। तो प्रश्न नंबर 31 देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस नृत्य का मूल उत्तर प्रदेश है जो शास्त्रीय नृत्य के 8 रूपों का हिस्सा है। तो आप उत्तर देंगे मोहिनी अट्टम, कथकली, कथक और सतरिया नृत्य। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प सी यानी कि कथक नृत्य जो है वह शास्त्रीय नृत्य के 8 रूपों का एक हिस्सा है और जिसका जो मूल है वह उत्तर प्रदेश में है। अब दोस्तों अगला प्रश्न हम यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर 32 कि निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था? आमिर खुसरो, आमिर हसन, अबू तालिब कलीम और फैजी। तो आप जो इस प्रश्न का उत्तर देंगे तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प ए यानी कि आमिर खुसरो ने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था और यह फारसी के जो है प्रथम कवि थे। अगला प्रश्न देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी रिपोर्ट करने हेतु व्यक्तियों के लिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करने की समय सीमा क्या है? 2 घंटे के भीतर, 24 घंटे के भीतर, 48 घंटे के भीतर और 7 दिनों के भीतर। तो है आप जो है इस प्रश्न का कमेंट करेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प बी यानी कि 24 घंटे के भीतर जो है वह समय सीमा है। अगर आपके साथ साइबर क्राइम होता है तो आपको अपनी शिकायत जो है 24 घंटे के भीतर दर्ज करानी होगी। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय आबादी का कितना प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प ए यानी कि 68.84%। तो जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक चीज तो अभी आसान लग रही है क्योंकि जो है अभी तक 2011 की जनगणना से ही प्रश्न पूछे जाएंगे क्योंकि कोविड के कारण जो है जनगणना नहीं हो पाई थी। तो आपने जरूर जनगणना को एक बार आपने डीपली स्टडी जरूर किया होगा। तो अभी आपके लिए आसान है क्योंकि जनगणना जो नई वाली जनगणना अभी नहीं हुई है तो 2011 की जनगणना से ही प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। तो आप जो है जनगणना को एक बार फिर से डीप स्टडी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि विशुद्ध अनुसंधान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमको बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि उपयुक्त सभी यानी कि मूलभूत नियमों का खोज, ज्ञान के लिए ज्ञान की प्राप्ति का लक्ष्य और मौलिक सिद्धांत की स्थापना विशुद्ध अनुसंधान के बारे में सत्य कथन है। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब पारित किया गया? तो इस प्रश्न का आपको उत्तर बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि 1950 में। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम वर्ष 1950 में पारित किया गया और वर्ष 1952 में इसमें संशोधन किया गया और यह अधिनियम वर्ष 1952 में लागू किया गया।
तो पारित किया गया और लागू किया गया, दोनों कीवर्ड्स को आप ध्यान रखेंगे। 50 में यह जो है अधिनियम पारित किया गया और इसमें संशोधन करके इसे 1952 में लागू किया गया। प्रश्न नंबर 37 कि उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ हुआ था कब से? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि 18 जून 2001 से। जो भी साथी पिछले एग्जाम्स को दिए होंगे उनमें को आपको यह पता होगा कि यह प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में जो है कि पूछा गया है और इसके आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ 18 जून 2001 में की गई और इसका उद्देश्य किसानों को कृषि से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन प्राप्त करना तथा किसानों को कृषि विशेषज्ञों और सरकारी योजनाओं से जोड़ना है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण उद्योग है यह बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि हथकरघा उद्योग जो है वह एक ग्रामीण उद्योग है। अगला प्रश्न कि पत्र लेखन के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं लगता है। तो इस प्रश्न का आप उत्तर देंगे कि अपने से छोटों को पत्र लिखते समय समापन तुम्हारा, तुम्हारी, शुभचिंतक, शुभकांक्षी, हितैषी जैसे शब्दों से होना चाहिए। सरकारी कार्यालयों में लिखे जाने वाले पत्रों में अभिवादन जो है वह सादर नमस्ते लिखा जाना चाहिए और पिताजी, माताजी और अन्य बड़े लोगों के लिए पत्र में आदरणीय, पूज्य जैसे शब्दों से प्रशस्ति होना चाहिए और व्यक्ति पत्रों में औपचारिकता नहीं होती। तो यहाँ पर यह ध्यान देना है कि हमको यह बताना है कि कौन सा सही नहीं लगता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि सरकारी कार्यालयों में लिखे जाने वाले पत्रों में अभिवादन सादर नमस्ते लिखा जाना चाहिए। तो यहाँ पर यह जो है गलत है क्योंकि सरकारी कार्यालयों में लिखे जाने वाले पत्रों में अभिवादन जो है वह भवदीय लिखा जाना चाहिए, न कि नमस्ते। ठीक है, तो यहाँ पर अभिवादन जो है वह भवदीय लिखा जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर नमस्ते का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो आप इसे याद कर लेंगे। प्रश्न नंबर 40 देखेंगे कि निम्नलिखित विकल्पों में घोष वर्ण का सही विकल्प नहीं है। तो यहाँ पर इस चीज को आप कंफर्म करेंगे, जिस प्रश्न में नहीं है लिखा जाएगा वहां पर थोड़ा सा आप चौकन्ने हो जाएंगे और प्रश्न को और विकल्पों को कई बार पढ़ेंगे, उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। तो यहाँ पर घोष वर्णों का सही विकल्प नहीं है हमें बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि गो घ अंगा ही घोष ध्वनियां है, यही सही नहीं है। जिन व्यंजन के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें सघोष या घोष व्यंजन कहते हैं। सभी स्वर तथा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण और अंतःस्थ व्यंजन य, र, ल, व और ह जो है सघोष वर्ण होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी होगा। मिश्र तथा संयुक्त वाक्यों में विपरीत अर्थ प्रकट करने या विरोध पूर्ण कथन प्रकट करने वाले उपवाक्यों के बीच में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प यानी कि अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 42 देखेंगे कि निम्नलिखित दोनों वाक्यों की संपूर्णता शुद्धता के विषय में कौन सा विकल्प सही है। हमको हमारे पूजनीय महानुभावों का सदा सम्मान करना चाहिए और उसे मृत्युदंड की सजा दी जानी चाहिए थी। तो इस प्रश्न का आपको हमको बताना है कि कौन सा शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है। साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही हिंदी का टेक्निकल प्रश्न है यह। तो आप जो है इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि दोनों ही वाक्य अशुद्ध है। अब साथियों यह अशुद्ध क्यों है? क्योंकि साथियों पूजनीय कोई शब्द होता ही नहीं है। ठीक है, यह पूरी तरह से गलत लिखा है। कई बार बोलचाल की भाषा में हम इस ऐसे शब्द को बोलते हैं, सुनते हैं, परंतु पूजनीय कोई शब्द ही नहीं होता है साथियों। शुद्ध शब्द होता है पूजनीय। ठीक है, पूजनीय शब्द होता है। ठीक, और दो यह सब स्टेटमेंट इसीलिए गलत हो गया। और दूसरा प्रश्न आप पढ़िए कि उसे मृत्युदंड की सजा दी जानी चाहिए थी। कई बार हम जनरल भाषा में हम लोग भी इस तरह की बात बोलते हैं, परंतु आप खुद ही इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी गलती कहाँ है। क्योंकि दंड और सजा दोनों एक ही चीज होती है। ठीक है, तो उसे मृत्यु दंड की सजा, तो दंड और सजा दोनों एक ही चीज है, तो यहाँ पर ओवर राइटिंग हो गई। उसे मृत्यु दंड दी जाना चाहिए, बस यही शब्द जो है अपने आप में परिपूर्ण होगा। तो सजा का प्रयोग यहाँ पर जो है इसे निरर्थक बना देता है, इसलिए दोनों ही कथन अशुद्ध हैं। प्रश्न नंबर 43 देखेंगे, यहाँ पर सुमेलन करना होगा। तो यहाँ पर विशेषण, विशेष क्रिया विशेषण और सर्वनाम का यहाँ पर सुमेलन करना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि 3, 4, 1 और 2। यानी कि विशेषण जो है वह 3 से, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द
विशेष्य जो है वह 4 से, यानी कि विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाता है उसे विशेष्य कहते हैं। क्रिया विशेषण पहले से, यानी कि क्रिया की विशेषता बताने वाले अविकारी अव्यय शब्द। और जो है वह विकल्प डी, यानी कि सर्वनाम जो है वह 2 से, यानी कि संक्षिप्तता एवं पुनरुक्ति दोष से बचाने हेतु प्रयुक्त शब्द। तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प 1, यानी कि 3, 4, 1 और 2 होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प चुनिए। दीपा जो है पौधों को पानी दे रही थी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए, यानी कि अपूर्ण भूतकाल का यह उदाहरण है। प्रश्नगत वाक्य दीपा पौधों को पानी दे रही थी में वाक्य का सम्यक काल अपूर्ण भूतकाल के रूप में प्रस्तुत है। अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत क्रिया भूतकाल में तो होती है, परंतु उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता है, तो वहां पर अपूर्ण भूतकाल होता है। एला, पर्यंक और व मशक शब्दों का सही तद्भव विकल्प है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी, यानी कि एला, पर्यंक व मशक शब्दों का सही तद्भव विकल्प होगा इलायची, पलंग व मच्छर। प्रश्न नंबर 46 देखेंगे कि मृदु का विलोम कटु है तो ह्रस्व का विलोम क्या होगा? तो प्रश्न नंबर 46 का जो सही उत्तर होगा वह कमेंट करिए आप दोस्तों, विकल्प ए, यानी कि दीर्घ जो है वह ह्रस्व का विलोम होता है। सर, धौत, सर शब्द का अर्थ की दृष्टि से शुद्ध विकल्प है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए, यानी कि तालाब, चांदी और तीर। सर जो है छोटा स और र तालाब, धौत जो है वह चांदी और बड़ा स और र जो है तीर, और कोदंड जो है वह धनुष का समानार्थी शब्द है, यानी शुद्ध शब्द है। आत्मज्ञान शब्द में समास है, यह बताना है। तो इस प्रश्न का सही जो उत्तर होगा वह विकल्प बी, यानी कि संबंध तत्पुरुष यहाँ पर आत्मज्ञान शब्द में प्रयोग हुआ है। आत्मज्ञान शब्द में संबंध तत्पुरुष समास है और जिसका समास विग्रह जो है आत्मा का ज्ञान होगा। संबंध तत्पुरुष समास संबंध कारक की विभक्ति का, की के लोप से बनने वाला समास संबंध कारक तत्पुरुष समास कहलाता है, जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, प्रेमोपासक यानी प्रेम का उपासक। प्रश्न नंबर 49 देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजभाषा कौन सी है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प सी, यानी कि उत्तर प्रदेश की राजभाषा जो है वह हिंदी है। उत्तर प्रदेश की राजभाषा हिंदी है, जो कि वर्ष 1951 के अधिनियमित के तहत पहली राजभाषा है और वर्ष 1979 में एक संशोधन के बाद उर्दू को दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में जोड़ा गया और राज्य प्रशासन में दोनों भाषाओं का उपयोग किया जाता है। तो यह याद रखेंगे आप कि वर्ष 1989 में उर्दू को उत्तर प्रदेश का दूसरी जो है राजभाषा घोषित किया गया। प्रश्न नंबर 50 देंगे कि सरकार जो कुछ भी करना चाहती है या नहीं करना चाहती लोकनीति कहलाती है और लोकनीति की उपयुक्त परिभाषा दी गई है किसके द्वारा? रिचर्ड रोज के द्वारा, थॉमस ऑल्डे के द्वारा, कार्ल जे फ्रेडरिक के द्वारा और जॉर्ज टेरी के द्वारा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी, यानी कि थॉमस ऑल्डे के द्वारा जो है लोकनीति की परिभाषा दी गई है। हाल ही में पीएम मोदी ने किस शहर में उभरते विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार सम्मेलन ESTIC 2025 का उद्घाटन किया? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वह विकल्प सी, यानी कि नई दिल्ली में। ESTIC सम्मेलन का उद्घाटन पीएम मोदी द्वारा नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया और इस सम्मेलन में 2026 तक के लिए भारत की नई विज्ञान एवं नवाचार नीति का रोडमैप तैयार किया गया ताकि भारत जो है तकनीक के मामले में आत्मनिर्भर बन सके। लीलावती और सिद्धांत शिरोमणि जैसे प्रसिद्ध गणितीय ग्रंथों की रचना मध्यकाल के किस महान भारतीय विद्वान ने की थी? तो आपको यह बताना है भास्कराचार्य द्वितीय ने, श्रीधर ने, माधव ने, नीलकंठ ने। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए, यानी कि भास्कराचार्य द्वितीय ने की थी। भास्कराचार्य द्वितीय ने कैलकुलस और बीज गणित के महत्वपूर्ण योगदान दिया। लीलावती में अंकगणित के कठिन सवालों को कविताओं के माध्यम से समझाया गया है और सिद्धांत शिरोमणि गणित व खगोल विज्ञान का एक विशाल ग्रंथ है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात किस तरह की प्राकृतिक आपदा है? वायुमंडलीय, जलीय, भौमिकी और जीवमंडलीय। तो आप उत्तर देंगे इस प्रश्न का और सही उत्तर इस विकल्प का विकल्प ए, यानी कि वायुमंडलीय आपदा है।
उष्णकटिबंधीय चक्रवात वायुमंडलीय तरह की प्राकृतिक आपदा है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात कम दबाव वाले उग्र मौसम तंत्र है और 30 डिग्री उत्तर तथा 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में पाए जाते हैं। कौन सा टैब आपको चार्ट प्रकार चुनने और एक्सेल के डेटा स्रोतों को व्यवस्थित करने की अनुमति देता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि डिजाइन टैब के द्वारा यह अनुमति मिलती है। ब्लॉगिंग के लिए ऑफिस वर्ड 2007 में कौन सी नई सुविधा पेश की गई है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि वर्ड से सीधे ब्लॉगिंग की सुविधा पेश की गई है। आईपी को सबसे कम कॉमन डिनोमिनेटर प्रोटोकॉल क्यों माना जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि यह उन नेटवर्क से बहुत कम मांग करता है जिन पर यह चलता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि जब मेल सर्वर अन्य मेल सर्वरों को मेल भेजता है तो वह बन जाता है, क्या बन जाता है? पीयर, क्लाइंट एसएमटीपी सर्वर और मास्टर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि क्लाइंट एसएमटीपी बन जाता है। एसएमटीपी के अंतर्गत जब एक मेल सर्वर दूसरे मेल सर्वर को मेल भेजता है तो भेजने वाला सर्वर एसएमटीपी क्लाइंट के रूप में कार्य करता है और इसी समय प्राप्त करने वाला सर्वर एसएमटीपी सर्वर के रूप में कार्य करता है। इस प्रक्रिया में एसएमटीपी सर्वर मेल प्राप्त करने एवं प्रोसेस करने का कार्य करता है। प्रश्न नंबर 58 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंकिंग लेन देन एईपीएस का उपयोग करके किया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि उपयुक्त सभी कार्य किया जाता है, यानी कि नकद निकासी, बैलेंस इंक्वायरी और नकद जमा जो है सभी कार्य एईपीएस के द्वारा किया जाता है। एईपीएस का जो फुल फॉर्म है वह आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम यानी कि आधार सक्षम भुगतान प्रणाली, और यह एक ऐसा सिस्टम है जो आधार नंबर और बायोमेट्रिक डेटा जैसे कि फिंगरप्रिंट सेंसर का उपयोग करके वित्तीय लेन देन की करने की अनुमति देता है और इससे जो है नकद जमा, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, आधार से आधार फंड ट्रांसफर आदि कार्य जो है वह सुविधापूर्वक किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 59 देखेंगे कि आप डेबिट कार्ड का उपयोग करके ई कॉमर्स साइट से कोई वस्तु खरीदने की प्रक्रिया में है। ई कॉमर्स साइट पर प्रक्रिया जो है सीवीवी नंबर की आवश्यकता है और सीवीवी का पूर्ण रूप क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि सीवीवी का पूरा रूप जो है वह कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू है। प्रश्न नंबर 60 देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यहां पर बताना है। पीडीएफ पोर्टेबल फाइल का एक प्रकार है तो यह तो सही है। जिप फाइल्स कंप्रेस्ड फाइल्स होते हैं, यह भी सही है। प्रत्येक फाइल का एक प्राइमरी नाम तथा एक्सटेंशन नाम होता है, यह भी सही है। और एक फाइल के नेम में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर हमको गलत कथन बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि यही कथन जो है वह गलत है। डी कथन को छोड़कर तीनों कथन सत्य हैं और फाइल के नेम में स्पेशल कैरेक्टर का उपयोग जो है वह किया जा सकता है। क्रिप्टो करेंसी लेन देन के लिए कौन सी तकनीक जो है वह आधार रेखा है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि क्रिप्टो करेंसी के लेन देन के लिए जो है वह ब्लॉकचेन जो है वह उसकी बैकबोन है, यानी कि एक आधार रेखा है। बुनियादी मशीन लर्निंग प्रक्रिया में चरणों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि डेटा इनपुट, अमूर्तन और सामान्यीकरण। तो यहाँ पर मशीन लर्निंग प्रक्रिया में चरणों का सही क्रम निम्नलिखित होता है। पहले डेटा इनपुट यानी सबसे पहले डेटा को इकट्ठा किया जाता है और मॉडल में इनपुट किया जाता है। अमूर्तन यानी एब्स्ट्रैक्शन, इस चरण में डेटा से फीचर्स निकालकर मॉडल को प्रशिक्षित किया जाता है। और उसके बाद जो तीसरा चरण होता है वह सामान्यीकरण यानी कि जनरलाइजेशन, इसमें जो है प्रशिक्षित किया गया मॉडल नए डेटा पर प्रदर्शन करता है और सामान्यीकरण की क्षमता का परीक्षण किया जाता है। तो दोस्तों अब प्रश्न नंबर 63 देखेंगे कि कौन सी संचार तकनीक अपनी कम बिजली खपत और लंबी दूरी की कनेक्टिविटी के लिए जानी जाती है, जिससे आईओटी यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स अनुप्रयोगों में लोकप्रिय बनाती है। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ब्लूटूथ, एनएफसी, वाईफाई और लोरा वैन। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प डी यानी कि
लोरा वैन यानी कि लॉन्ग रेंज वाइड एरिया नेटवर्क जो है विशेष रूप से कम बिजली की खपत और लंबी दूरी की कनेक्टिविटी के लिए डिजाइन किया गया है। किस प्रकार की मेमोरी हार्ड ड्राइव पर स्वैप फाइल में डेटा संग्रहित करती है? तो इस प्रश्न का आप सभी साथी भी उत्तर देंगे और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि वर्चुअल मेमोरी। अगला प्रश्न देखेंगे कि लैन में कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए सामान्यतः किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? राउटर, स्विच, रिपीटर और मॉडेम। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि स्विच का प्रयोग किया जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लैन में कंप्यूटर और अन्य डिवाइस को आपस में जोड़ने के लिए आमतौर पर स्विच का उपयोग किया जाता है। दूध के खराब होने का मुख्य जैविक कारण क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि बैक्टीरिया द्वारा लैक्टोज का लैक्टिक एसिड में बदलना दूध के खराब होने का मुख्य जो है जैविक कारण होता है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि WIPO का मुख्यालय जो है कहाँ पर है यह बताना है। जेनेवा, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि जेनेवा स्विट्जरलैंड में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रमुख होता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि मुख्यमंत्री जो है किसी राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रमुख होता है। दक्षिण भारत के किस राज्य में भूस्खलन प्रवण क्षेत्र है? तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, सिक्किम और छत्तीसगढ़ में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प यानी कि तमिलनाडु में। AI और क्वांटम तकनीक के स्वदेशीकरण में प्रमुख बाधा क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि उच्च पूंजी निवेश एवं विशेषज्ञ मानव संसाधन की आवश्यकता। AI और क्वांटम तकनीक की अत्यधिक कैपिटल इंटेंसिव और नॉलेज इंटेंसिव क्षेत्र है। भारत में नीति समर्थन मौजूद है लेकिन उच्च स्तरीय शोधकर्ता, सुपर कंप्यूटिंग और दीर्घकालिक उच्च पूंजी निवेश की कमी जो है चुनौती बनी हुई है। AGI का प्रमुख लाभ क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि रियल टाइम प्रोसेसिंग ऑटोनोमस सिस्टम से AGI का प्रमुख लाभ है। AGI का प्रमुख लाभ रियल टाइम प्रोसेसिंग ऑटोनोमस सिस्टम से है। पंचायतों का लोकतंत्र पर पड़ने वाले प्रभाव में शामिल है, क्या शामिल है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है विकल्प डी यानी कि उपयुक्त सभी यानी कि स्थानीय सशक्तिकरण, सामाजिक समावेशन और लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास पंचायतों का लोकतंत्र पर पड़ने वाले प्रभाव में शामिल है। भारत का पहला परमाणु बिजली घर है रावतभाटा, तारापुर, कलपक्कम, नरौरा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि तारापुर परमाणु विद्युत संयंत्र। तो तारापुर परमाणु विद्युत संयंत्र भारत का पहला परमाणु बिजली घर है और यह महाराष्ट्र में स्थित है और इसकी स्थापना 1969 यानी कि 1969 में की गई थी और यह जो है साथियों महाराष्ट्र में है तारापुर। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी अंडमान क्षेत्र में स्थित है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि सैडल पीक जो है उत्तरी अंडमान क्षेत्र में अवस्थित है। निम्नलिखित में से किस नदी का विनाशक बाढ़ के कारण बिहार का शोक भी कहा जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक जूनोटिक यानी कि पशुजन्य रोग है जो दूषित दुग्ध के सेवन से मनुष्यों में फैल सकता है? तो इस प्रश्न का जो सही रोग उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि यक्षमा यानी कि दूषित यानी कि अपस्वीकृत दूध के सेवन से मनुष्य में फैलने वाला प्रमुख जो है जेनेटिक रोग जो है वह यक्षमा है। सितंबर 2025 में देश में जहाज निर्माण को बढ़ावा देने के लिए पैकेज की स्वीकृति दी गई। कितने करोड़ रुपए के पैकेज की स्वीकृति दी गई? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि 69,725 करोड़ रुपए की। सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में जहाज निर्माण व समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के पुनरुत्थान हेतु 69,725 करोड़ रुपए के व्यापक पैकेज की स्वीकृति प्रदान की है। सितंबर 2025 में किस प्रसिद्ध भारतीय लेखिका को बुकर पुरस्कार 2025 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया? तो आप जो एक उत्तर देंगे दीपा भास्ती को, किरण देसाई को, बानू मुश्ताक को और शशि वर्मा को। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वह विकल्प बी यानी कि किरण देसाई जी को।
जून 2025 में अपने समृद्ध पकवानों के लिए मशहूर उत्तर प्रदेश के किस शहर को आधिकारिक तौर पर यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क यानी कि UCCN में गैस्ट्रोनॉमी के शहर के रूप में शामिल करने के लिए नामित किया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि लखनऊ को। आप जो है इस तरह के प्रश्न जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड प्रश्न है तो इनको आप जो है स्पेशल एक अलग से नोट बनाकर आप करंट अफेयर्स के प्रश्नों को नोट करते हुए चलेंगे। और हाँ दोस्तों, आपको यह प्रैक्टिस सेट कैसा लग रहा है आप कमेंट में जरूर बताएंगे, जिससे मैं और जो है सुधार करके और अच्छे से आपको जो है कंटेंट आपको ला सकूं। तो आप जो है इस प्रैक्टिस सेट में क्या कमी है क्या अच्छा है तो आप जरूर इसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। जून 2025 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में इसरो इन स्पेस और ट्रस्ट टेक इंडिया कंपनी के संयुक्त प्रयास से रॉकेट व सैटेलाइट की सफल लॉन्चिंग की गई? तो इस प्रश्न का आप जो है उत्तर देंगे साथियों, यहाँ पर कुशीनगर, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी और कानपुर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि कुशीनगर से। जून 2025 में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में इसरो इन स्पेस और ट्रस्ट टेक इंडिया कंपनी के संयुक्त प्रयास से रॉकेट व सैटेलाइट की सफल लॉन्चिंग की गई। जून 2005 में डॉक्टर मयंक सिंह को द नेशनल ब्रेन ड्रीमर एंड नैनो टेक्नोलॉजी सेंटर अमेरिका का निदेशक नियुक्त किया गया, वे उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प बी यानी कि मिर्जापुर से संबंधित है। मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित करता है क्या? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि संसाधनों का समुचित प्रयोग, उत्पादकता में वृद्धि और कुशलता में विकास, यह सभी चीजें मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसरित करता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि अनुच्छेद 112 जो है वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति का क्षमादान की शक्ति तथा अनुच्छेद 88 सदन के संबंध में मंत्रियों के अधिकार से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन भारत का मौद्रिक प्राधिकरण है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक भारत का मौद्रिक प्राधिकरण है। निम्नलिखित में से कौन भारत के सभी एटीएमओ को जोड़ता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित एक निगम है जिसे भारत में विभिन्न भुगतान प्रणालियों के लिए एकमात्र संस्था के रूप में कल्पित किया गया है। और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भारत के सभी एटीएमओ को जोड़ता है। तो NPCI जो है वह भारत के सभी एटीएमओ को जोड़ता है। जमशेदपुर में टाटा अभियंत्रण एवं लोकोमोटिव कंपनी यानी कि टेल्को की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि 1945 में। सतत विकास लक्ष्यों को औपचारिक रूप से कब अपनाया गया? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि सन 2015 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 के माध्यम से नागरिकों को गारंटी दी गई है, किस चीज की गारंटी दी गई है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प ए यानी कि शोषण के खिलाफ अधिकार से जो गारंटी दी गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 के माध्यम से नागरिकों को शोषण के खिलाफ अधिकार की गारंटी दी गई है। अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का प्रावधान है, जबकि अनुच्छेद 24 में कारखानों, खानों, दुकानों आदि में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के काम पर प्रतिबंध लगाया गया है। वर्चुअल मेमोरी की साइज किस पर निर्भर करती है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प बी पर यानी कि एड्रेस लाइन पर जो है वर्चुअल मेमोरी की मुख्य साइज ऑपरेटिंग सिस्टम तथा प्रोसेसर की एड्रेस लाइन पर निर्भर करती है। निम्न में से कौन सा जिला ऊर्जा, खनिज, औद्योगिक कॉरिडोर तीनों दृष्टि से 2025 में रणनीतिक महत्व रखता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि सोनभद्र जो है वह ऊर्जा, खनिज, औद्योगिक कॉरिडोर तीनों दृष्टि से रणनीतिक महत्व रखता है। अब साथियों यहाँ पर प्रश्न नंबर 90 यानी कि 91 से 100 तक, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लेखपाल के जो लेटेस्ट सिलेबस है उसमें DI से 10 प्रश्न पूछे जाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर और जो भी लोग चैनल पर प्रैक्टिस सेट करवाते हैं वो लोग मैथ्स के प्रश्नों को स्किप कर देते हैं, परंतु साथियों मैंने यहाँ पर कोशिश किया है कि मैथ के भी प्रश्न जो है आपको इसी प्रैक्टिस सेट में पूरा अच्छे से सॉल्व करवा दिया जाए। तो अगर आप एक प्रैक्टिस सेट देखते हैं तो आपके सभी तरह के प्रश्न जो है यहाँ पर
जो है क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर साथियों थोड़ा सा मैं इसको जूम इन करूंगा ताकि पूरे पेज पर यह जो है प्रश्न आ जाए। तो आप थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे साथ में, और जो है आप थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी असुविधा हो सकती है, परंतु फिर भी मैं कोशिश पूरा कर रहा हूँ कि आप जो है को मैथ के जो प्रश्न है वह सॉल्व हो जाए, क्योंकि मेरे पास कोई बड़ा सेटअप नहीं है। लेकिन फिर भी मैं मोबाइल के माध्यम से ही कोशिश करूंगा कि आपके जो प्रश्न है वो यहाँ पर क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आइए पहले प्रश्न को हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ चार्ट जो है 5 विभिन्न वर्षों में, यानी कि 2004, 2005, 2006, 2007-8 में 3 तरह की सर्विसेज हैं। एक जो लाइन है हरी वाली वो मैन्युफैक्चरिंग की, लाल वाली जो है वो सर्विसेज की, और एक जो जो ब्लू लाइन है वो मैन्युफैक्चरिंग की, और जो हरी लाइन है वो डिफेंस की। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पूछ रहा है प्रश्न नंबर 91 में कि किस वर्ष में सभी क्षेत्रों में एक साथ सर्वाधिक निवेश हुआ है। ठीक है, तो किस वर्ष में एक साथ सभी सर्वाधिक निवेश हमको बताना है। ठीक है, तो अगर हम वर्ष 2004 को देख लें तो यहाँ पर जो तीनों सर्विसेज हैं, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज और डिफेंस, तो इनको हम जोड़ लें और 2005 में जोड़ लें, 6 में जोड़ लें, 7 में और 8 में। तो यह बहुत आसान प्रश्न है, इनको हम केवल जोड़कर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए 91 में हमने 2004 में जोड़ लिया। ठीक, तो यहाँ पर 87 को जोड़ लिया, 120 को, 247 को, तो 455। इसी तरह हम सबको यहाँ पर चारों वर्ष में जोड़ लेंगे, तो 2005 में, 6 में, 7 में, और यहाँ पर हमने जोड़ लिया। और जो सबसे अधिक किस में आया, किस वर्ष में आया, वो जो है वह 512.88 लाख जो है वह 2006 में आया। तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प ए होगा, यानी कि 2006। अगला प्रश्न देखेंगे कि सभी वर्षों में एक साथ रक्षा और विनिर्माण क्षेत्रों में निवेश में लाखों में अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमको क्या करना है कि सभी वर्षों में रक्षा क्षेत्र में हम निवेश, तो आप प्रश्न ऊपर से वहां पर देख के जोड़ लेंगे, और सभी वर्षों में विनिर्माण का हम जोड़ लेंगे। जो लाइन है जैसे ये विनिर्माण का जो है वह, इसको हमने पूरे इस लाइन को जोड़ लिया और इसको जोड़ लिया, और उसके बाद इसका जो है अंतर हम यहाँ पर करके इस प्रश्न को लगा पाएंगे। यह डीआई आसान है। ठीक है, तीसरा है कि किस वर्ष में सेवाओं के क्षेत्र में हुआ निवेश जो है 5 वर्षों के कालखंड के दौरान सेवाओं के क्षेत्र में हुआ औसतन निवेश के सन्निकट है। तो सेवा क्षेत्र में 5 वर्ष का औसत हमने 5 को जोड़ लिया और 5 से डिवाइड कर दिया, और वर्ष 2006 में सेवा क्षेत्र में निवास इतना है। तो इस तरह से यह प्रश्न जो है आसानी से हो जाएगा। अब फिर अगला देखते हैं। यहाँ पर फिर से मैंने एक बार प्रश्न को दिखा दिया है यहाँ पर। तो किस वर्ष में रक्षा क्षेत्र में निवेश का शेयर प्रतिशत उसी वर्ष सभी तीनों क्षेत्र में हुए निवेश की तुलना में न्यूनतम था। तो यहाँ पर इस तरह से प्रश्न नंबर 94 को भी देख लेंगे। तो यहाँ पर हम विकल्प से भी प्रश्नों को कर सकते हैं। हमने पहले 2005 में रक्षा क्षेत्र में निवेश का अभिष्ट शेयर देख लिया, और कुल टोटल से निवेश करके हम अलग अलग परसेंटेज निकालकर इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर सभी वर्षों में विनिर्माण क्षेत्र का औसत ज्ञात कीजिए। तो यह बहुत आसान प्रश्न है। विनिर्माण यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग का है, तो हमने क्या किया यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग वाले को सबको यहाँ पर जोड़ लिया। ठीक है, 87.5, 84, 81, 80 और ये 98, 5 है, और जोड़कर 5 से हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया, तो यह 86.41 जो है आ गया, यानी कि विकल्प सी इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा। अब पाई चार्ट है 96 से 100 तक का, तो आप यहाँ पर एक बार देखेंगे। पहले प्रश्न एक बार देख लीजिए। आसान प्रश्न होते हैं, आप इनको थोड़ा सा लगाने का प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत आसान प्रश्न होता है। ठीक है, यहाँ पर रॉयल एनफील्ड, हीरो मोटर कार, टीवीएस मोटर सबका जोड़कर यह 100% होगा, और जो एंगल से हम 360 से इसको करते हैं। ठीक है, तो रॉयल एनफील्ड की बाजार हिस्सेदारी का प्रतिशत हमको कितना है यह बताना। ठीक, आइए देखते हैं। तो कुल बाजार हिस्सेदारी हम यहाँ पर देखेंगे तो 4.2, 13.5 इतना, और रॉयल एनफील्ड की बाजार हिस्सेदारी कितनी होगी टोटल में से अगर हम घटा लेंगे, तो जो रॉयल एनफील्ड की बाजार हिस्सेदारी है वह 2.7% आएगी। अब देखिए यहाँ पर सबका दिया है, बस रॉयल एनफील्ड का नहीं दिया है। तो पूरा गोला जो है 100 का होता है, तो परसेंटेज में, और तो सबको जोड़कर और 100 में से माइनस कर देंगे, तो वही जो है रॉयल एनफील्ड की हिस्सेदारी पता चल जाएगी। हीरो मोटरसाइकिल एवं स्कूटर इंडिया और टीवीएस मोटर्स की कुल हिस्सेदारी किस कंपनी की बाजार हिस्सेदारी से लगभग दोगुनी है। तो इन तीनों का हमने निकाल लिया, हीरो मोटरसाइकिल का, स्कूटर का और टीवीएस का 38.6%। बजाज ऑटो कंपनी की बाजार हिस्सेदारी 19 है, तो यह 38 जो है 19 का ही दोगुना है। तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प ए, यानी कि बजाज ऑटो। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसानी से लगा लेंगे, डरने की जरूरत नहीं है। पाई चार्ट में यामाहा इंडिया और हीरो मोटर कार की बाजार हिस्सेदारी कवर किए जाने वाले क्षेत्रों का अंश और
99 की सबसे अधिक बाजार हिस्सेदारी वाली तीनों कंपनियों को मिलाकर पूल ए में रखा जाता है, शेष को पूल बी में, और पूल ए और बी के क्षेत्रफल डिग्री के बीच में लगभग अंतर ज्ञात कीजिए। तो थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर इस तरह से आप जो है 99 को सॉल्व कर लेंगे और 98 को, या हमारे इंडिया की हिस्सेदारी 4.2/300 और एंगल में बदलने के इसे 360 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह से आप जो है इन प्रश्नों को यहाँ पर आप लगा लेंगे। आप इन प्रश्नों को छोड़िएगा मत, आप अपने सिरे से जरूर जो एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा। और यामाहा इंडिया तथा हीरो मोटोकॉर्प के बीच बाजार हिस्सेदारी में अंतर प्रतिशत में बताना है। तो ये तो सिंपल, हम जो पाई चार्ट से 35.3 में से 4.2 को माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह 31.1% हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर हमने पूरे 100 प्रश्नों को, लेखपाल का पहला प्रैक्टिस सेट में पूरे 100 प्रश्नों को यहाँ पर व्याख्या सहित हमने देख लिया है। तो साथियों आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए और सभी को यह बता दीजिए कि एग्जाम फर्स्ट चैनल पर जो है कि लेखपाल के लिए प्रैक्टिस सेट 1 से शुरुआत हुई है आज से। और यहाँ पर हम यहाँ तक कि सभी मैथ के प्रश्नों को कंप्यूटर के लेटेस्ट पैटर्न पर सभी प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो आप सभी साथी जो भी लेखपाल की तैयारी करते हैं उन सभी तक यह जो है प्रैक्टिस सेट आप पहुंचा दीजिए। और साथियों एक बात मैं आपसे अभी कहना चाहूँगा कि पढ़ाइयों के भी कई तरीके होते हैं। जब हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं और एक हम डीप स्टडी करते हैं यानी थ्योरेटिकल, और यहाँ पर हम क्वेश्चंस के माध्यम से जो है प्रश्नों को देखते हैं। तो जो भी साथी शुरुआत कर रहे हैं और जो भी साथी लेखपाल का एग्जाम देने जा रहे हैं, मेंस में सेलेक्ट होंगे, उनसे मैं यह उम्मीद करता हूं कि उन्होंने जरूर पीईटी के लिए चाहे किसी और एग्जाम के लिए जरूर एक बार डीप स्टडी सिलेबस का किया होगा। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन के माध्यम से जितना व्याख्या हो सकता है उतना ही कर पाएंगे। बाकी मैं आपसे यह उम्मीद करूंगा कि आप जो है जरूर एक बार डीप स्टडी जरूर किए होंगे। साथियों इस चीज को मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूं। जब आप छोटे थे तो आपने टेबल याद किया होगा यानी पहाड़े याद किए होंगे। तो बहुत सारे बच्चे जब छोटे रहते हैं तो उनसे अगर आप बोलेंगे कि 9 का टेबल सुना दो तो वह बहुत ही आसानी से 9 का टेबल सुना देगा। 13 का टेबल बोलेंगे तो बहुत ही आसानी से सुना देगा। लेकिन जब आप उससे यह प्रश्न पूछ लेंगे कि क * 72 कै सते 56, तो वह जो है नहीं बता पाएगा और वह जो है पूरा पहाड़े को रिकॉल करेगा। वह 8 का टेबल पढ़ेगा और उसके बाद जो है वह बता पाएगा कि 8 * 56 9 * 72। तो साथियों प्रैक्टिस सेट करने का यही मतलब होता है कि यहाँ पर आपसे उसी समय में कभी इतिहास से प्रश्न आ जाते हैं, कभी भूगोल से आ जाते हैं, कभी साइंस से प्रश्न आ जाते हैं, कभी रीजनिंग से आ जाते हैं, कभी मैथ से आ जाते हैं, कभी हिंदी से आ जाते हैं। तो अगर आप प्रैक्टिस सेट में आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं यानी कि आपका जो माइंड है उसमें सारी चीजें अच्छे से तैयार हैं, तो प्रैक्टिस सेट जो है एक रामबाण साबित होता है। अगर आप कोई भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उसमें जो है प्रैक्टिस सेट एक रामबाण साबित होता है। और जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस सेट को दिल से सॉल्व करेंगे, सीरियस होकर सॉल्व करेंगे, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पूरा याद कर लेंगे, एकदम कहते हैं ना कि एकदम चाट जाएंगे, तभी जो है आप सिलेक्ट हो पाएंगे, अच्छे नंबर जो एग्जाम में ला पाएंगे। तो साथियों इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर समाप्त करूंगा। मिलता हूं लेखपाल के एक अगले प्रैक्टिस सेट में यानी कि दूसरे प्रैक्टिस सेट में। और तभी तक आप अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को एक जिम्मेदारी मैं देकर जाता हूं कि आप जो है नीचे कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के बीच में इस चैनल को शेयर कर दीजिएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।